हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। आर्म इंस्ट्रक्शन सेट में हम देख रहे थे प्रोग्रामिंग विथ सी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट आर द डेटा टाइप्स दैट वी हैव अवेलेबल इन सी। ठीक है, जनरली हम क्या यूज़ करते हैं फॉर 32 बिट ऑपरेशन। अगर हमें करना है तो हम लॉन्ग, फ्लोट या डबल डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर और इंटेजर फॉर 8 बिट ऑपरेशन, फॉर 16 बिट ऑपरेशन, उनकी रेंज हमने देखी थी डेटा टाइप के लिए। ठीक है। आफ्टर दैट शिफ्टिंग ऑपरेशन हमने देखे थे कि शिफ्टिंग ऑपरेशन राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है। आफ्टर दैट कोई भी बीट को सेट या रिसेट करना है तो क्या क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है, पर्टिकुलर रजिस्टर में सभी बिट्स को इफेक्ट किए बिना पर्टिकुलर बीट को सेट या रिसेट करना है आपको, तो आप कैसे कर सकते हो। तो अगर किसी बीट को सेट करना है तो आपको और ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और ऑपरेशन विथ वन, तो उसका आउटपुट आपको वन ही मिलेगा। और जो अनअफेक्टेड बीट रखनी है उनको हम ज़ीरो के साथ ऑरिंग कराएंगे। ठीक है। और अगर हमें किसी भी बीट को क्लियर करना है तो हम क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे? हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या करेंगे हम? पर्टिकुलर बीट को, जिस बीट को हमें क्लियर करना है उस बीट का एंडिंग कराएंगे किसके साथ? ज़ीरो के साथ। ओके। और जो बीट हमें अनअफेक्टेड रखनी है उसका हम एंडिंग कराएंगे वन के साथ। तब जाके हमें आउटपुट में वो वाली बीट क्लियर मिलेगी और रिमेनिंग बीट विल बी एज इट इज़। तो सभी बीट्स को इफेक्ट किए बिना आप पर्टिकुलर बीट को सेट या रिसेट ऐसे कर सकते हो। फिर हमने एक कोड देखा था लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब क्या होता है कि ऐसे वेरिएबल्स जो पर्टिकुलर एक फंक्शन में ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है। अगर दूसरे किसी फंक्शन में या मेन प्रोग्राम में आपको वो वेरिएबल का यूज़ करना है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो यू हैव टू डिफाइन इट। सी में आपको मालूम ही होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, stdio.h, coniu.h। उसके बाद मेन प्रोग्राम में फर्स्ट हम जितने वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं उनकी डेटा टाइप और उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल ये दोनों ऐसे वेरिएबल्स हैं कि लोकल वेरिएबल मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शन के रेंज में ही ऑपरेट होता है। बियॉन्ड फंक्शन दे आर अननोन, दे हैव नो आइडेंटिटी। So that type of variable is called local variable. While global variable is they are working same name globally. मतलब they can available in any function and main program as well as. Okay. So लोकल वेरिएबल असाइनमेंट के लिए हमने देखा था कि सी कोड में कैसे होता है और उसका असेंबली कोड में जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, सी जो हाई लैंग्वेज है उसको एएसएम में कन्वर्ट करेगा। तो एएसएम में फिर वो एग्जीक्यूशन करेगा तो कैसा दिखेगा हमारा प्रोग्राम। एरे, एरे का थोड़ा हमने कंसेप्ट देखा था। तो एरे क्या होता है? जनरली एरे इज ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है, जिसको हम नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। उसको मैं डिफाइन करूँगा जितने मेंबर्स मुझे चाहिए उसके हिसाब से। सपोज मुझे 5 मेंबर्स चाहिए तो आर ऑफ 5 उसके हिसाब से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है। और ये 5 मेंबर्स का नाम क्या रहेगा? आर ऑफ 0, आर ऑफ 1, आर ऑफ 2, आर ऑफ 3 एंड आर ऑफ 4। ठीक है। एरे का बेसिक आपको मालूम ही है। तो पॉइंट्स क्या हमें ध्यान रखने हैं while work with a local variable and array. तो for a local variable use sign or unsigned integer data types instead of character or short data type. ठीक है। जनरली हम फॉर अ लोकल वेरिएबल इंटीजर का यूज़ करेंगे, साइन इंटीजर या अनसाइन इंटीजर इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर और अ शॉर्ट डेटा टाइप। क्योंकि ऑपरेशन में आपका बीट अगर 16 बिट या 8 बिट से ज़्यादा हो जाता है तो दैट मिट क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो
तो अगर आप इंटीजर ही डिफाइन करोगे तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड वन, फॉर array use the type of with the smallest size possible to hold the required data. This is a memory footprint. मतलब आपको अगर मालूम है कि आपके कितने मेंबर्स होने वाले हैं तो पॉसिबल उतने ही जितने कम हो सके उतने मेंबर्स ही असाइन करो फॉर एरे। क्योंकि क्या होता है कि सपोज मुझे 5 चाहिए वेरिएबल, मैंने एरे से अगर वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो, और अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि सपोज मुझे ज़रूरत पड़ी तो 6-7 मैक्सिमम, अगर मैं उसकी जगह पे 15 मेंबर्स असाइन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेमोरी का डिसफंक्शन होगा। मतलब कि मेमोरी अनऑक्यूपाइड रहेगी और जितनी चाहिए उतना यूटिलाइज एफिशिएंटली आप नहीं कर सकते। सो ट्राई टू यूज़ एज स्मॉल नंबर ऑफ members as possible. Third one is avoid character or a short data type for a function argument or a written values. Instead, use integer data type to prevent compiler performing unnecessary cast. ठीक है, जब आप फंक्शन का यूज़ कर रहे हो और कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हो या उसका यूज़ कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट मतलब लेना, फंक्शन को कॉल करते टाइम जो वैल्यू हम देते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और वो फंक्शन काम करने के बाद रिजल्ट जो प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे रिटर्न वैल्यू। तो उसकी जो डेटा टाइप है जनरली हम इंटीजर ही रखते हैं ताकि हमें कंपाइलर को अननेसेसरी कास्ट मतलब अननेसेसरी ऑपरेशंस ना करने पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। नाउ वी आर गो थ्रू लूपिंग। लूप आपको मालूम ही है, जनरली फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ऐसे ही लूप यूज़ होता है। ओके, तो लूपिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वाइल सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स टू बी रिमेंबर देख लेते हैं और उसके बाद कैसे उसका यूटिलाइजेशन होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको फॉर अ लूपिंग। फॉर अ लूपिंग use countdown to 0 so that compiler does not need extra register to hold terminate value. अभी आपको मालूम ही होगा कि लूप कैसे यूज़ होता है। लूप को आप 0 से स्टार्ट करके अपवर्ड भी ले जा सकते हो या अपवर्ड वैल्यू स्टोर करके 0 तक भी ला सकते हो। ठीक है, अप लूप और डाउन लूप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, लूप में जनरली कुछ होता नहीं है, एक वैल्यू आप असाइन करो, उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते जाओ और चेक करते जाओ। सो फॉर अ लूप देयर आर 3 स्टेप्स जनरली: इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड चेक। ठीक है, तो while C programming you should note that use a countdown loop। मतलब आप इनिशियल वैल्यू कुछ लोड कर दो, मुझे 5 टाइम्स लूप कवर करना है तो मैं वैल्यू लोड कर दूंगा 5। ठीक है, और एवरी टाइम मैं उसको डिक्रीज करते जाऊंगा, जैसे ही मुझे 0 मिलेगी मेरा ऑपरेशन, मेरा लूपिंग का स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा रजिस्टर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपाइलर को। ठीक है, इट डजंट नीड एक्स्ट्रा रजिस्टर। अदरवाइज क्या होगा कि आपने 0 से स्टार्ट किया तो कहाँ तक घुमाना है आपको, माना कि 5 तक घुमाना है तो वो 5 की वैल्यू आपको कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी और फिर वो वैल्यू के साथ आपको वो रजिस्टर की वैल्यू कंपेयर करते जाना है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है देन योर प्रोग्राम विल बी टर्मिनेट। ठीक है, तो यूज़ करो कि डाउन लूप यूज़ करो। ठीक है, सेकंड वन, यूज़ अनसाइन लूप, काउंटर्स बाय डिफ़ॉल्ट एंड कंटिन्यूएशन आई इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 रादर देन आई ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट लूप में डालते हो तो कंडीशन चेक का जब स्टेटमेंट होता है तो कंडीशन चेक को आप आई ग्रेटर देन 0 से नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज़ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि लूप फॉलो होगा अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है तो। ठीक है, और आई की वैल्यू जैसे ही 0 होती है उसके वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो कंडीशन आपको डालनी है, इंस्टेड ऑफ आई ग्रेटर देन 0 यू हैव टू यूज टर्मिनल आई इज नॉट इक्वल टू 0। यूज डू वाइल लूप इंस्टेड ऑफ फोर लूप व्हेन यू नो
loop will iterate at least once. This will save compiler checking to see if the loop counter is 0 or not. Do while loop का यूज़ करना है आपको इंस्टेड ऑफ फॉर लूप। कब? जब आपको मालूम है कि एटलीस्ट आपको एक बार तो ऑपरेशन करना ही है। डू वाइल लूप का यूज़ यही है कि एटलीस्ट एक बार तो प्रोसेस होती ही है, ठीक है। और फॉर लूप क्या करता है कि मतलब वो कंडीशन चेक करता है कि अगर आपको ज़ीरो टाइम भी घुमाना है तो भी आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको वो ऑपरेशन एटलीस्ट एक बार तो करना ही है तो यूज़ डू वाइल लूप इंस्टेड ऑफ फॉर लूप। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, कंपाइलर का थोड़ा काम कम हो जाता है, ठीक है। सो डू वाइल लूप इज़ एफिशिएंट एज कम्पेयर टू फॉर लूप। देखते हैं ये सब क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। ओके, फॉर अ लूपिंग इट टेक्स 3 इंस्ट्रक्शंस टू इम्प्लीमेंट फॉर अ फॉर लूप। जब भी कोई फॉर लूप आप एग्जीक्यूट करते हो तो एक्चुअली उसका असेंबली में कन्वर्ट करते हो तो इट कन्वर्टेड इन अ 3 इंस्ट्रक्शन। पहली इंस्ट्रक्शन होगी कि ऐड करना है, मतलब इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सेकंड वन इज कंपेयर टू चेक इफ वैल्यू इज लेस देन 64 और नॉट, मतलब कुछ भी कोई कंडीशन चेक होगी। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक and increment a conditional branch to continue if loop is I less than 64 or not। मतलब add, compare and decision। ओके, add, compare and decision, ये 3 ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे अगर आप फॉर लूप का यूज़ करते हो। तो सी में आपको सिंपली लिखना है कि भाई फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 64, आई प्लस प्लस, ऐसा आपने लिख दिया। लेकिन एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन जब सी में कन्वर्ट होगी, सी से एएसएम में, तो एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन 3 यूनिक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ, आपने लिख दिया है आई 64 से स्टार्ट हो रहा है, आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस माइनस मतलब एस यू वी एस, आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब बी एन ई, और आई 64 से इनिशलाइज हुआ है मतलब ये तीसरी इंस्ट्रक्शन एम ओ वी। ठीक है, मतलब एक ऑपरेशन के लिए 3 इंस्ट्रक्शंस। तो ए एस एम में ये प्रोग्राम हमारा इतना बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो ट्राई करना है, अवॉइड करना है फॉर लूप को। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज डू वाइल लूप। और यहाँ एक और दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया था हमारा कि जितनी बार आपको घुमाना है वो वैल्यू से इनिशलाइज करो आप, और उसको कहाँ तक ले जाओ, 0 तक, जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ये ऑपरेशन हम ऐसे भी कर सकते थे कि आई इक्वल टू 0, आई लेस और इक्वल टू 64, आई प्लस प्लस। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक और इंस्ट्रक्शन ऐड हो जाएगी कि जो करंट वैल्यू को स्टोर करे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रोग्राम है लूप यूजिंग वेरिएबल इटरेशन, के जहाँ कहीं पे भी आपको मालूम है कि आपको एटलीस्ट एक ऑपरेशन तो करना ही है, तो यू कैन यूज़ डू वाइल लूप। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया है, जो अगेन लास्ट एग्जांपल के जैसे ही आइडिया दे रहा है कि फॉर लूप यूज़ करते हो तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको ज़्यादा लगेगी। ओके, यूज़ ऑफ डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑपरेशन है वो एटलीस्ट एक बार जो करना है वो अगर आपको करना है तो ये प्रोग्राम इजीली ऑपरेट होगा एज कम्पेयर टू फॉर। ठीक है, यहाँ पे कितनी इंस्ट्रक्शन लगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, while here you have to use 8 instructions। तो ये एडवांटेज रहेगा डू वाइल लूप का। ओके, ये पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर एलोकेशन। जब भी आप सी में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो एएसएम में जब वो जाता है तो क्या हो जाता है, वो वेरिएबल का एक रजिस्टर असाइन हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपका एक वेरिएबल असाइन होता है तो वाइल कंपाइल टाइम पे वो वेरिएबल एक रजिस्टर को असाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये एलोकेशन कैसे करना है, तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद मेन हम देखेंगे। ट्राई टू लिमिट द नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स इन अ इंटरनल लूप ऑफ फंक्शन। जब भी आप फंक्शन में वेरिएबल असाइन करते हो तो वो लोकल वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना हमें कम यूज़ करना है लोकल वेरिएबल्स का। ठीक है, ताकि रजिस्टर्स जो है वो ज़्यादा असाइन ना। यू कैन गाइड कंपाइलर एज टू विच वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट। अगर आपने मोर देन 4 या 5 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं तो विच वेरिएबल इज़ इम्पोर्टेंट आपको एज ए प्रायोरिटी देनी होगी, ताकि सर्विस देते टाइम कंपाइलर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं उसको पहले रजिस्टर की वैल्यू असाइन करे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। रजिस्टर एलोकेशन मतलब वन रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन लोकल वेरिएबल्स। अभी हमारे पास रजिस्टर्स तो R0 to R14 ही है। ठीक है, उसमें भी कई सारे तो SFR है लाइक PC एंड ऑल दैट, तो वो तो यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो वो टाइम पे अगर वन रजिस्टर मोर देन लोकल वेरिएबल्स को असाइन करे तो ही काम हो सकता है। अगर आपके प्रोग्राम में ऐसा ज़रूर तो है नहीं कि भाई मुझे 10 लोकल वेरिएबल ही चाहिए। अगर आपकी टास्क ज़्यादा है तो यू नीड 20 लोकल वेरिएबल्स। तो 20 लोकल वेरिएबल को हमारे पास रजिस्टर्स तो बहुत कम है, तो कंपाइलर क्या करेगा, जो टाइम पे जिस वेरिएबल की ज़रूरत है उसको रजिस्टर असाइन करेगा। आफ्टर दैट उसका काम अगर पूरा हो जाएगा तो दूसरे लोकल वेरिएबल को सेम रजिस्टर असाइन करेगा। तो इट मीन्स वन रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर more than one local variable. When there are more local variables for a one register, compiler stores the access variable on a processor stack. These type of variables are called spiled variable. तो जो टाइम पे जो वेरिएबल की ज़रूरत होगी उसी को वैल्यू असाइन करेगा। रिमेनिंग जो वेरिएबल्स हैं उसको स्टैक पे टेम्पररी स्टोर करेगा। जिस तो जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको रजिस्टर असाइन होगा और जो अनइम्पोर्टेंट है उनको स्टैक पे स्टोर किया जाएगा। तो जो स्टैक पे स्टोर हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्पाइल्ड वेरिएबल। ठीक है, अभी फंक्शन को आपको एफिशिएंटली करना है इम्प्लीमेंट, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्पाइल्ड वेरिएबल। मतलब एक रजिस्टर को जितने भी वेरिएबल्स असाइन हुए हैं तो ट्राई करना है कि कम से कम वेरिएबल्स असाइन हो। एंश्योर दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन अ रजिस्टर। मतलब प्रायोरिटी देना ज़रूरी है कि अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे तो क्या होगा कि जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको रजिस्टर की वैल्यू असाइन हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट है वो स्टैक पे हो जाएंगे। ओके, सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। ये एक टेबल है कि जो हमें इंडिकेट करता है ATPCS, आर्म थंब प्रोसेस आर्म हेलो ATPCS आर्म थंब प्रोसीजर कॉल स्टैंडर्ड। ओके, ATPCS मतलब क्या, ये एक स्टैंडर्ड है जो रजिस्टर यूज़ का ध्यान रखता है कि कितने वेरिएबल्स को कितने रजिस्टर असाइन करने हैं। ठीक है, तो ये सब जो वेरिएबल्स आप असाइन करते हो वो किस किस रजिस्टर्स को असाइन होता है उनका एक सिर्फ सिंपल एक टेबल। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है हमें,
try to limit the number of local variables in an internal loop of function. तो जितने भी हो सके उतने कम लोकल वेरिएबल हमें रखना है. ज़्यादा लोकल वेरिएबल मतलब ज़्यादा स्पाइल्ड वेरिएबल, और ज़्यादा स्पाइल्ड वेरिएबल मतलब वी हैव लेक ऑफ रजिस्टर्स. तो दूसरे जो काम के नहीं है वो स्टैक पे चले जाएंगे और मेमोरी का एफिशिएंटली यूज़ नहीं होगा. तो अगर कोई एक टास्क, एक वेरिएबल से दो टास्क हो सकती है तो आप कर सकते हो. तो एफिशिएंटली आप जो है वेरिएबल का यूज़ कर पाओगे. ठीक है. और दूसरी थिंग, यू कैन गाइड कंपाइलर एज टू विच वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट. कौन से वेरिएबल इम्पोर्टेंट है वो आपको कंपाइलर को बता देना है ताकि वो उसको रजिस्टर्स असाइन करे, और जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको स्टैक पे रखे. ठीक है, समझ में आ गया. तो आज हमने देखा दो चीज़ें, लूपिंग एंड रजिस्टर एलोकेशन. क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो आप आसानी से ध्यान से ये सब प्रोग्राम स्टडी करोगे तो ये एक्चुअली सी कोड का एएसएम कन्वर्जन ही है. ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो इसे. ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.